हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है और मैंने बहुत बार इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये मैं इसको वीडियो के थ्रू इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है किसी ना किसी मतलब बिफोर काउंसलिंग, आफ्टर गिविंग एग्जाम्स, या फिर कोई भी, जैसे कि मैं अभी इंजीनियरिंग वैसे मेडिकल के बारे में बात करूँगा, तो अभी कोई भी किसी भी क्लास 10th के स्टूडेंट को जिसको जेई और नीट अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो उस पॉइंट पे ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है किसी के लिए। या फिर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता सकता हूँ कि मेरे लिए क्या क्या फैक्टर्स थे और मैं कैसे इन फैक्टर्स को मैंने असिमुलेट किया और मैंने अपने अनुसार एक डिसीजन लिया। तो मैं इसी के ऊपर कि मैंने इतने सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के एक जीएमसी, जो कि है जीएमसी कोलकाता, जनरली उसको नहीं बोलते, वो आईपीजीएम या एसएसकेएम है। तो उस वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलेज को ही मैंने क्यों चूज़ किया है और बाकी सारे कॉलेजेस में ना जाने का मेरा रीज़न। सो बेसिकली फर्स्टली मैं जैसे बताते रहता हूँ कि मेरा रैंक जेई में 4479 था एडवांस में। तो उसमें मेरे को आईआईटी केजीपी में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था, जो कि मेरा ड्रीम ब्रांच है। ये केमिकल इंजीनियरिंग में जब भी 11-12 में मैंने पढ़ाई की थी, तब मैंने सोचा था कि मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आईआईटी केजीपी, आईआईटी रुड़की में केमिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी केजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीएचयू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक मिल जा रहा था मेरे को। और नीट के रैंक के अनुसार मेरे को एम्स पटना, रायपुर, कल्याणी, और मैं एक जनरल स्टूडेंट हूँ, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। एम्स पटना, रायपुर, कल्याणी और आईएमएस बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट्स मिल जा रहे थे। तो पहला जो क्वेश्चन आता है बिफोर कि जीएमसी मैंने क्यों लिया है, वो है इंजीनियरिंग वर्सेस मेडिकल का। कि अगर इन दोनों में मैंने कैसे चूज किया कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है। ऑनेस्टली मैं पढ़ाई करना चाहता था। मेरा ट्वेल्थ तक मैं पढ़ाई कर रहा था। मेरे को फिजिक्स करने में मज़ा आता है, केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, बायोलॉजी को देखने में मज़ा आता है। ये चीज़ें जो है वो ट्वेल्थ के लेवल पे ये डिटरमाइन नहीं करता कि मैं किस प्रोफेशन को चूज़ कर रहा हूँ। एज ए इंजीनियर आप एक इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, ना कि कोई ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटीज़ जो है। आपको जो लगता है कि आप आपको जो लगता है ना कि बेसिकली आप एक फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाके, या फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन रियलिटी में जो जॉब प्रोफाइल है आपका फॉर एन इंजीनियर, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम स्टडिंग। ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियर को फिजिक्स से ज़्यादा, जो एक्चुअल जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं ना, मैं रियलिटी बताता हूँ आपको कि एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर का मैं जाऊँगा, मैं मान लीजिए मेनली ऑटोमोबाइल्स के वो लोग सोचते हैं कि ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग करूँगा, मैं किसी होंडा ह्युंडई में होंडा फिर ह्युंडई में कहीं पे मैं जॉब करूँगा, वहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स एंगल्स यूज़ करूँगा, ज्योमेट्री यूज़ करूँगा, एरोडायनामिक्स यूज़ करूँगा, ये सब यूज़ करके मैं एक कार बनाऊँगा, या फिर कोई भी मैं इंजन डेवलप करूँगा, कुछ भी करूँगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, जितने भी 100 स्टूडेंट्स जाते हैं, उसमें से 75% स्टूडेंट्स जाते हैं आईटी में। ठीक है, प्लेसमेंट होता है उनका आईटी में। 10% स्टूडेंट जाते हैं जिनका प्लेसमेंट होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट मतलब एमबीए के रोल्स में, एचआर जो भी उसके रोल्स, मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, कोई सीईओ बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, तो वो मैनेजमेंट रोल्स। और कोर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो जाते हैं, उसने भी ये डिजाइनर्स नहीं, ये वेरी हाईली स्किल्ड लोग हैं जो ये वाला काम करते हैं, वो बेस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर्स है। वो बहुत कम परसेंटेज लगते हैं, लगभग 8 to 10% मैकेनिकल इंजीनियर्स। सेम फॉर एवरी फील्ड एक्सेप्ट थोड़ा सा सीएस में ये वाला पोर्शन ज़्यादा होता है कि वो लोग सीएस के फील्ड में ही जाते हैं, सीएस के लोग। लेकिन बाकी सारे फील्ड में ये ऐसा नहीं रहता है। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या मेरे को पढ़ना है, क्या एज अ प्रोफेशन करना है, और कहाँ मेरी जॉब लगेगी, ये बहुत डिफरेंट है। अच्छा, तो बेसिकली मैं थोड़ा भटक गया, तो इंजीनियरिंग वर्सेस मेडिकल में आते हैं कि इंजीनियरिंग में जो डिग्री मिलता है वो होता है बीटेक। तो एज अ मैं डिग्री अगर देखूँ, उसका बीटेक एज अ डिग्री हर जगह से मिलता है। कहीं भी आप जाओ, आपको बीटेक एज अ डिग्री मिल जाएगा। मतलब कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, मिल जाता है बीटेक एज अ कोई भी। इज नॉट अ डिफिकल्ट डिग्री टू अचीव। ठीक है, लेकिन अ, उसके लिए बीटेक को डिस्टिंग्विशिंग ये बनाता है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने बीटेक किया है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग के लिए, अगर आपको इंजीनियरिंग किया है, तो आईआईटीज, एनआईटीज,
कोई भी मतलब कोई भी अच्छा जादवपुर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वैसे टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज का वैल्यू है। तो एक बीटेक की डिग्री में वो टैग का वैल्यू है, क्योंकि बीटेक का डिग्री एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको जोड़ता है, जो कि आपके सारा लाइफ तक वो जुड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन जीएन मेडिकल कॉलेज के केस में क्या होता है कि वैसा नहीं है। आप अगर जैसे कि बीटेक कहीं से भी कर सकते हैं, एमबीबीएस डिग्री इज कंपैरेटिवली रेयरर टू गेट फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है वो भी अचीव मतलब वो भी अफोर्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट इन फ्यू रिसेंट टाइम्स। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी एमबीबीएस का डिग्री भी अचीव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एमबीबीएस डिग्री अचीव नहीं कर सकता। लेकिन फॉर द फैक्ट कि बीटेक का डिग्री फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हैज अ वैल्यू, बट एमबीबीएस डिग्री इटसेल्फ हैज अ वैल्यू। मतलब आप अगर एमबीबीएस का डिग्री आपके पास है, वो इटसेल्फ उस एमबीबीएस डिग्री का आपका वैल्यू है, ठीक है। तो पहला तो ये रहता है कि इंस्टीट्यूट का वैल्यूज रहता है इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इसीलिए मेरे केस में तो सेम ही था, आईआईटीज और जीएमसी मेरे को एम्स भी मिल रहा था। अच्छा, फिर आता है करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ में ऐसा देखिए कि इंजीनियरिंग का करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा सिग्मॉइड रहता है। सिग्मॉइड कर्व अगर आपको पता होगा तो धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा थोड़ा इनिशियली थोड़ा कम रहता है, फिर अचानक से स्पाइक करता है, जो कि आपको मतलब इनिशियली आपको पोटेंशियल जानने में कि क्या है आपका पोटेंशियल, फिर प्रॉपरली आपके पोटेंशियल तक रीच हो जाएंगे, फिर वो प्लेटू कर जाएगा। मान लीजिए आप 20 लाख के पैकेज से स्टार्ट करते हैं, तो वो धीरे धीरे मान लीजिए एक बहुत अच्छा टीचर है, मान लें आप, जैसे इंजीनियरिंग लोग जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है आज, जेई के लिए पढ़ाते हैं लोग। तो मान लीजिए 20 है, फिर आप बहुत अच्छा हिट कर गए, तो मान लीजिए वो 40-45 तक चलेगा, और वही आपके ऑलमोस्ट उसी के आसपास आपका सारा जीवन मतलब अप टू 60 वैसा रहता है। लेकिन एमबीबीएस में क्या रहता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ ना बहुत धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो 1 को क्रॉस करता है ऐसे उठ जाता है। तो ये इसीलिए है क्योंकि दिस इज करियर ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। लेकिन ये भी सबके लिए नहीं है, इट इज ओनली अबाउट 25% ऑफ द डॉक्टर्स जिनका करियर ऐसा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। उसमें क्या है कि वाई दिस इज एक्सपोनेंशियल, बेसिकली इनिशियली आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे मंथली आपको 30, 25, 30 ऐसे कुछ मिलता है जनरली, कभी जगह तो मिलते भी नहीं है। करियर ग्रोथ वहाँ पे बहुत स्लो है, फिर आपको एमडी में इंटर्न में आपको 50-60 थाउजेंड मिलते हैं, फिर अराउंड 80-85 मिलते हैं फॉर डीएमएसएस, और फिर जब आप प्रैक्टिस में आते हैं डायरेक्टली 3-4 लाख से स्टार्ट होके आप किसी भी लिमिट तक कमा सकते हैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, वो अलग बात है। तो ये है एक्सपोनेंशियल। बाय द टाइम यू आर 45-50 यू विल अर्न अलॉट, मतलब कंपेयर टू इंजीनियर्स यू विल अर्न अलॉट। लेकिन ये जो इसको भी कंपेंसेट किया जा सकता है, मैं अर्निंग के बारे में नहीं जा रहा हूँ, कंपेंसेट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट से। जैसे कि कोई अगर अर्ली लाइफ में अर्न करना स्टार्ट करते, वो अगर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने लगे तो डॉक्टर से ज़्यादा कमाई लेगा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कैरियर ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ रॉ आउटपुट की बात कर रहा हूँ, उसमें इसका ग्रोथ सिग्मॉइड होता है और इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन में मैं एकदम हार्डली बात करूं तो हम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, कोई भी ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो जब कोई आपको आके बोलता है ना थैंक यू कि मेरा ये ठीक हो गया, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और कोई अगर मान लीजिए मरने वाला था, उससे उसको आप जनरली बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंसेस नहीं होते जनरली। ये सब कौन डील करते हैं? इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल सर्जरी। ये कोई बायोकेमिस्ट को आके आके नहीं बोलता है कि भाई मेरा जान बचा दिया आपने ये बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करके। जनरली ऐसा नहीं होता। ये वाला जॉब सेटिस्फेक्शन वो भी 25% ऑफ डॉक्टर्स को ही मिलता है, ठीक है। तो वही 25% डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन हाई होता है क्योंकि उनको डायरेक्टली आके एक ह्यूमन बताता है कि उसका उनको एक डायरेक्ट हेल्प हुआ है। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द जो मैंने बोला है सी एस के लोग हैं, या फिर जो आईटी में जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, उनका डायरेक्ट एक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मेनली पीपीटी बना, ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें, पीपीटी बनाना या फिर कुछ टारगेट्स को कंप्लीट करना, इसमें लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और लेकिन उसके रिटर्न में एज अ मतलब जो उनका रेवेन्यू है, मतलब जो भी उनका सैलरी है, उससे उनको मोटिवेशन मिलता है, ना कि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन से कि ये मैंने कर दिया या फिर मैंने कोई ऑटोमोबाइल डिजाइन कर दिया। तो वो उनके खुद के पैशन से आता है। लाइक मैंने ऑटोमोबाइल डिजाइन कर दिया, तो उस डिजाइन करने के बाद मैंने जो
मेरा जो आउटपुट है उससे मेरे को मोटिवेशन मिला, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्ट ह्यूमन से ह्यूमन इंटरेक्शन से तुम आपको एक हैप्पीनेस मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कि मेरे अनुसार दैट्स हायर फॉर एनी डिग्री। आप एट एज ऑफ 60 भी आप मोटिवेटेड इसीलिए रह सकते हैं क्योंकि एक दूसरा ह्यूमन आके आपको बोल रहा है कि यू हैव इम्प्रूव माई क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन इज बेटर इन मेडिकल, ये मैं एकदम अनडाउटेडली कह सकता हूँ। ठीक है, मेडिकल में एक जो पॉजिटिव चीज है वो है हाई रिसर्च अपॉर्चुनिटी। सिर्फ आप एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं या फिर एमडी परस्यू कर रहे हैं, उस फैक्ट के ऊपर आपको बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस फंड कर देंगे। ये एक डिस्पैरिटी है कि अगर आप सिर्फ बीटेक कर रहे हैं तो आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस फंड नहीं करेंगे, आपको मिनिमम पीएचडी होना पड़ेगा ताकि आपको एक ग्रांट मिल पाए या फिर कोई भी चीज़ों पे ऊपर। जैसे कि सिंपल मैं चाहता हूँ कि मेरे को ह्यूमन कैडावर्स पे कुछ रिसर्च करना है, ह्यूमन कैडावर्स के ऊपर, तो क्योंकि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरा एक अप्रूवल फ्रॉम द रिसर्च कमिटी या फिर कोई किसी भी मेरे को जो एक्सेस चाहिए एक प्रॉपर रिसर्च करने के लिए, या फिर मेरा क्रेडिबिलिटी इज मोर देन समवन डूइंग बीटेक, है ना। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेजर जो जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं या फिर जिसमें कोई फंडिंग की जरूरत है। आप खुद से एक कोड बना सकते हैं, वो भी एक टाइप का रिसर्च हुआ। आप खुद से एक नया केमिकल के बारे में आइडेंटिफिकेशन वो सब केमिस्ट्री लैब्स में कर सकते हैं, लेकिन उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो कोर रिसर्च जो जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए, जिसमें बहुत सारे एक पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी किया जाता है, वैसे टाइप में आपको एक क्रेडिबिलिटी मिलता है इन इफ यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडमिक प्रोस्पेक्टस। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि डॉक्टर्स का एकेडमिक प्रोस्पेक्टस इज लॉन्ग एंड टफ एंड जनरली इट इज टायरिंग। ठीक है, लॉन्ग टफ एंड टायरिंग क्यों है? बेसिकली बीइंग अ डॉक्टर या फिर कोई सा भी चीज में आपको यू हैव टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिमेंबर करना होता है और वो इंट्यूटिव नहीं होता है। इंफॉर्मेशन याद करना बहुत ज्यादा इंट्यूटिव नहीं रहता है। कुछ कुछ चीजें इंट्यूटिव रहते हैं लेकिन ब्रॉडली अबाउट जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंट्यूटिव नहीं होता है। जैसे कि मेरे को अगर कोई एसी को एक्सीलरेशन बता देगा, वेलोसिटी बता देगा क्या होता है, तो मैं इंटीग्रेशन के थ्रू मैं न्यूटन के इक्वेशंस को मैं डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ओरिजिन से मैं एंड पॉइंट तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जैसे कि ड्रग का नाम है, कोई सा भी ड्रग का नाम है, वो मेरे को याद होना ही चाहिए, वरना मैं कैसे प्रिस्क्राइब करूंगा? कोई एक ड्रग को याद होना ही चाहिए। इन द मॉडर्न वर्ल्ड फिर भी टैब है आपका, इंटरनेट में पूरा फार्मेसी बुक्स है, वो अलग बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज को याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन मेडिकल, जो कि इसको एक एकेडमिकली चैलेंजिंग बना देता है। तो मैं जो चेंज मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर फिजिक्स पढ़ूँ 365 डेज और मैं एग्जाम के एक दिन पहले फिजिक्स ना पढ़ूँ तो मैं टॉप करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर 365 डेज भी पढ़ेंगे ना आप, आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना पड़ेगा। आप एग्जाम के एक दिन पहले भी टेंस्ड रहोगे क्योंकि आपको एक इंफॉर्मेशन है, दिमाग इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसको उसमें आपको इंफॉर्मेशन फीड करके उसको प्रॉपर टाइम में निकालना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द मेन थिंग। जो लॉजिकली सोचना है ना, इट्स लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगेगा लॉजिक है, ठीक है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन पैटर्न्स जो हमने नेचर से ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और उसको एक नया नया चीज पे लगाने के बहुत कम अवसर मिलते हैं हमको। जैसे कि कोई एक रिसर्च कर गया, वहां पे मैंने एक मेडिकल का नॉलेज से मैंने कुछ एक सोचा, लेकिन ब्रेड एंड बटर जो है हर रोज का केसेस जो है वो इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेटिंग, इट इज ऑन रिकॉल, इट्स ऑन रिविजन, इट्स ऑन हाउ वेल यू रिमेंबर सम थिंग्स। तो इसीलिए द एकेडमिक प्रोस्पेक्टस इज बेटर कि अगर आपको लॉजिकली सोचना है कुछ भी, आपको अगर एक प्रॉपर एकेडमिकली बहुत अच्छा करना है कुछ किसी चीज में, तो एकेडमिक प्रोस्पेक्टस एज अ होल, एज अ मतलब अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आराम से एकदम एक स्मूथ डायरेक्शन में जाना चाहते हो या फिर आपका एक थॉट प्रोसेस है उसको प्रॉपरली क्लियर करा के जाना चाहते हो, तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन द फैक्ट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप खुद अपने, जैसे कि आयोटा है, मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 3D प्लेन में आप कुछ भी सोच सकते हो, घर में बैठ के कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी इज लिमिटेड बाय फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स है, आप कुछ भी सोचोगे उसके अगेंस्ट कुछ रियल लाइफ में कुछ फैक्ट्स है, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो बेसिकली इसको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये है बॉटम टू अप अप्रोच, मतलब बहुत सिंपल से हम टफ की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना हम एक
डायरेक्टली स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी को देखते हैं और उससे धीरे 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 मॉलिक्यूलर लेवल्स पे जाते हैं, और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी पहले हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव्स को पढ़ते हैं फिर डीप जाते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हम पूरा पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, लेकिन पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ नहीं पड़ेगा, ग्लूकोज के कार्बन एटम्स को कोई नहीं पड़ेगा, कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसको कोई नहीं पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भले ही है, लेकिन इसमें हम एक इंफॉर्मेशन के चेन को याद कर रहे हैं, इट्स नॉट एनी लॉजिकल थिंग, ठीक है। जो प्रॉपर मॉलिक्यूलर बेसिस पे डील करना है वो बहुत डीप जाके डील करना है, उतने डीप तक शायद से बहुत सारे फील्ड्स में हम पहुंचे भी नहीं है, बहुत सुपरफिशियल है हमारा नॉलेज। तो इसीलिए वो टॉप से कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जा रहे हैं, इसीलिए पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करना है फिर हम सिंपल की ओर जा रहे हैं यहाँ। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे इंजीनियरिंग के टॉपिक्स है वहां पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, और एकेडमिकली प्रोस्पेक्टस मेरे अनुसार इंजीनियरिंग का बेटर है। नेक्स्ट है टॉक्सिक कल्चर। एक ये बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत अपकमिंग चीज है, मेडिकल में बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। टॉक्सिक कल्चर मतलब ऐसा कुछ चीज है जो आप जब आप नहीं करना चाहते कुछ चीज आपके ऊपर वो इम्पोज किया जाए, सिंपल यही चीज है। आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं फिर भी आपके उसके ऊपर वो इम्पोज किया जाए, वो है टॉक्सिक कल्चर। टॉक्सिक कल्चर इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, मतलब एज अ जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको रात 1:30 बजे कोई पीपीटी नहीं बनाना है, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, कल आपको सोना है, कोई आपको फोन करता है, बॉस आके फोन करता है कि प्लीज मेरा ये बना दो, कल क्लाइंट मीटिंग है, तो आपको उस समय नहीं करना है फिर भी आपको करना पड़ रहा है। ये होता है टॉक्सिक, ये है टॉक्सिसिटी। आपके ऊपर आपको हमेशा रिप्रेस किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, ये होता है टॉक्सिसिटी। लेकिन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, क्योंकि लोग जनरेशन से जनरेशन ये टॉक्सिक कल्चर इम्बाइब होते आया हुआ है, तो एक और चीज होता है, ये इसका एक कारण होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला आपको ये इंफॉर्मेटिव चीज है, मतलब एक एक इंफॉर्मेशन का क्लस्टर है बायोलॉजी, तो जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही सुपीरियर। इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसका मतलब उसने बहुत बार पढ़ा है उसको, इसका मतलब जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है ही सुपीरियर, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है जिसका एज ज्यादा है वो सुपीरियर है। तो इट इज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन कि देर इज अ सुपीरियरिटी बाय एज, मतलब आप जस्ट बिकॉज कि आप में एक्सपीरियंस है आप यू आर सुपीरियर, ठीक है। और वो सुपीरियरिटी आपके अंदर आ जाता है, मतलब आप अगर बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं, मतलब टीचर्स के मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, उनको कॉन्शियसली वो अपने सुपीरियरिटी की, वो उनको सुपीरियर फील हो रहा है, उसको वो सप्रेस करना पड़ता है कि मैं सुपीरियर हूं, क्योंकि ऑफकोर्स उनके पास इतना नॉलेज है, इतना इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बायोलॉजी इज अबाउट इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन ज्यादा कब है, जब आपके पास एक्सपीरियंस है, जब आपने उस फील्ड में ज्यादा पढ़ाई की है। तो ऑफकोर्स अ प्रोफेसर विल बी बेटर एट बायोलॉजी देन यू इफ यू आर सिटिंग इन अ लेक्चर क्लास। लेकिन फॉर फिजिक्स आप अगर बैठे हुए हैं और एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा इंसिडेंसेस होता है कि प्रोफेसर से ज्यादा ये बहुत गलत वर्ड हो जाएगा, प्रोफेसर से ज्यादा रियल लाइफ में कैपेबिलिटी तो नहीं बोलना चाहता हूँ, इंटेलिजेंस या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑन द रियल लाइफ स्टूडेंट का हो। ये जनरली मेडिसिन में नहीं होता है, ये मेडिसिन में क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का पूरा ब्रांचेस है। जब भी फिजिक्स का कोई एक प्रोफेसर है, उसके सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, देयर मे बी अ चांसेस कि जो फिजिक्स का टीचर नहीं सोच पा रहा है वो वाला स्टूडेंट सोच पा रहा है। और क्योंकि ये सेम चीज एमबीबीएस में हो सकता है, लेकिन वो लिमिटेड है, वो वाला थॉट प्रोसेस इज लिमिटेड, मैं कुछ भी सोच सकता हूं लेकिन जरूरी नहीं है कि वही होगा, दिस इज लिमिटेड। बट फिजिक्स में वो होना ही है, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, और मैं ये ऑपरेट कहीं भी कर सकता हूं। लेकिन एमबीबीएस में ऐसा नहीं है, इसीलिए देर इज अ सुपीरियरिटी इन द जो भी आपके ऊपर है, सीनियर्स है, उनमें सुपीरियरिटी आ जाता है, और फिर वो आपको रिप्रेस करना चाहते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस भी आते हुए हैं कि जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा विल के अगेंस्ट काम कराया जाता है, और फिर वो वहाँ पे टॉक्सिक कल्चर डेवलप होता है। और जनरली आईआईटीज के साथ ये नहीं होता टॉक्सिक कल्चर, ज्यादा मैंने नहीं सुना है, लेकिन एमबीबीएस के जो भी पढ़ाई जो जिसने भी किया होगा उसको कभी ना कभी टॉक्सिसिटी झेला होगा, तो ये टॉक्सिक कल्चर इज ज्यादा है एमबीबीएस में। अच्छा, और एक आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में। फॉर रीडिंग इन आईआईटी यू हैव टू पे अ फी इज ऑफ अराउंड 10 lakhs फॉर बीइंग अ जनरल। लेकिन ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये नेग्लिजिबल इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे आप 5.5 साल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 4 साल पढ़ रहे हैं,
वो जब जितने जल्दी आप सैलरी मिल जाएगा उससे आप लोन लेके, एजुकेशन लोन लेके अभी बहुत इजी है। और 10 lakhs भी किसी के फादर, आई गेस, आई होप कि वो अपने लाइफ टाइम में सम अप कर लेते हैं। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो ये जो लोन्स वाला सिस्टम है या फिर कुछ भी है, स्पेसिफिकली इफ यू आर एन IITian, आपको बहुत इजीली वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाते हैं। तो दिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑल्दो इज हायर, बट द डिफरेंस in the investment or the money perspective for investment it's negligible। तो ये सारे पॉइंट्स के अनुसार, मेरे अनुसार क्या इंपॉर्टेंट था, कैरियर ग्रोथ, रिसर्च। एकेडमिकली मैं ऑल्दो इसको प्रेफर करता हूँ, लेकिन स्टिल मेरे लिए कैरियर ग्रोथ, रिसर्च, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये तीनों चीजें ज्यादा मेरे को मेरा था। इसीलिए मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग टू IITs मैंने मेडिकल चूज किया। और एक जो इंपॉर्टेंट था कि आई वांटेड टू डू रिसर्च ऑन ह्यूमंस, और ह्यूमंस का रिसर्च इज नॉट वेरी वेली डन थ्रू द पाथ ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वो अगर मैं बायो से लेके अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान को इनकॉर्पोरेट करूँ, इंस्टेड ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री से जाके बायो को इनकॉर्पोरेट करूँ, दैट्स डिफिकल्ट। बायो से फिजिक्स केमिस्ट्री में जाना इट्स मोर इजियर रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो इसीलिए आई चोज द पाथ ऑफ मेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट है वाई देर इज आई चोज SSKM द GMC इन कोलकाता वर्सेस एम्स। ठीक है, जो भी एम्स मेरे को मिल रहे थे, पटना, कल्याणी, रायपुर, ये सब। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट इज ये जो टॉक्सिक कल्चर है, ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, वेस्ट बंगाल में टॉक्सिक कल्चर इज मिनिमल, मोस्ट मिनिमल। ऐसा नहीं है कि जीरो है, इट्स मोस्ट मिनिमल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसीलिए लोग एम्स दिल्ली, मैमसी जैसे कॉलेजेस को छोड़ के, नॉट इन MBBS में भी फिर भी कम होता है टॉक्सिसिटी, ये वाला चीज MD में जाके लोग MD के सीट्स को छोड़ के कोलकाता में आते हैं जस्ट टू अवॉइड दैट टॉक्सिसिटी। तो मेरे लिए भी एक फैक्टर था कि रैगिंग, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मेरे अनुसार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खुद से होता है, इट इज नॉट इम्पोज्ड। अगर रैगिंग को बोल रहे हैं आप पर्सनल डेवलपमेंट, तो दैट इज इम्पोज्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता किसी का। सो दैट वाज अ वन फैक्टर जो कि और मैंने देखा है बहुत सारे, मैंने अपने सीनियर से बात किया था जिन लोगों ने एम्स में पढ़ा रहे थे, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो वहां पे उन लोगों को कहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है। जैसे कि मेरे को अगर कोई फोर्स करता है कि मैं अपने सीनियर को बॉस बोलूं या फिर मैम बोलूं, ये नॉट बाई रेस्पेक्ट, इट्स बाई इंप्रेशन कि मेरे को बोलना ही है, कि मैं एटलीस्ट उनको भैया ना बोल के मैं बॉस बोलूं। ये सिंपल सा चीज भी वो लोग को नॉर्मल लगता है, लेकिन मेरे अनुसार डेट इज इम्पोज्ड। तो ये चीजें भी एक छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है और फिर हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, आपके ऊपर सप्रेशन किया जा रहा है। तो और ये चीज SSKM में जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो, फॉर स्पेशली फॉर मी एज अ डे स्कॉलर। मैं हॉस्टलाइट्स का बहुत सारे इंसिडेंट जानता हूँ जहाँ पे हुआ है रैगिंग, बट दिस थिंग इज एब्सोल्युटली जीरो इन SSKM फॉर डे स्कॉलर एटलीस्ट। नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम इज, जैसे कि मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ, ये शायद से मैं नहीं बना पाता कि मैं अगर एम्स कल्याणी या फिर कोई सा भी एम्स में पढ़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे MBBS स्टूडेंट्स को जो बनाते हैं एम्स में। लेकिन यहाँ पे मैं जो मेरे घर में जाके मेरे पास जो फ्रीडम है फॉर टू मेक वीडियोस, टू स्टडी, टू दूसरे को मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने का जो फ्रीडम है, वो शायद से मैं ये अभी रात के 1 बज रहा है और मैं शायद से एक रूममेट के साथ ये नहीं भी रिकॉर्ड कर पाता। रूममेट मेरे को वो कोऑपरेशन नहीं देता। ठीक है, तो वो फ्रीडम मेरे को घर में मिल रहा है जो मेरे को चाहिए था। ठीक है, मैं 1 बजे तक पढ़ाई, वो तो हॉस्टल में भी कर सकते, लेकिन ये जो फ्रीडम है मेरे को ये चाहिए था, एंड दैट्स व्हाट आई गॉट बाय स्टेइंग एट SSKM एट होम। वो दैट इज मोर रिलेटेड टू बीइंग अ हॉस्टल डे स्कॉलर। ठीक है, ये फ्रीडम से मैं जैसे कि मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, वो मेरे पास एक PC है, मेरे पास एक टैबलेट है, मैं कुछ भी, यहाँ पे मेरा एक पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि मेरा एक फ्लो बनता है यहाँ पे, और फिर जो फ्रीडम बनता है, मैं कुछ पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी कर सकता हूँ। या फ्रीडम के साथ भी लिमिटेशंस भी आते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स मेरे को बहुत सारी चीज़ों से लिमिट करते हैं, सो इट्स नॉर्मल। ठीक है, फिर ऑल्दो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन भी नहीं है ऐसे, अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि लिमिट करते बहुत ज़्यादा, तो आप फिर चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में उतना ज़्यादा नहीं है। तो फ्रीडम मेरे केस में, ये नो रैगिंग एंड फ्रीडम वर द मेन 2 चॉइसेस,
कि मैंने चूज किया. नेक्स्ट इज ग्रेटर एकेडमिक एक्सपोजर. ये नॉट फॉर एवरी जीएमसी बट आई गेस इट्स फॉर एसएसकेएम स्पेशली, क्योंकि एसएसकेएम में देर इज डेफिनेटली इज बेटर एकेडमिक एक्सपोजर. आई डोंट नो हाउ बट there are all almost 99% of the teachers are exceptionally good in their field. ये मैंने जितने भी बात किए मेरे दोस्तों के साथ, उन लोगों को बोरिंग लगता है या फिर उनके जो दूसरे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ. लेकिन एसएसकेएम में जो टीचर्स है दे आर एक्सेप्शनली गुड, एक्सेप्शनली इंटरैक्टिव, देयर इज नो टॉक्सिसिटी, दे आर नॉट सप्रेसिव, मोर देन दे ट्राई टू बी फ्रेंडली, दे ट्राई टू बी इंटरैक्टिव. इसीलिए यहाँ का जो एकेडमिक एक्सपोजर है वो अनकम्पेयर्ड टू एनी मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, इतना मैं बोल सकता हूँ. इतना मेरे पास डेटा है, मतलब इतना मैंने बात किया. दैट्स वाई देयर इज द ग्रेटेस्ट एकेडमिक एक्सपोजर, जो कि मेरे को पहले से ही सीनियर ने बता दिया था कि ऐसा है, तो इसलिए मैं चूज कर पाया. फॉर एसएसकेएम देयर इज ग्रेटेस्ट एकेडमिक एक्सपोजर. नेक्स्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटी. नाम में ही रिसर्च है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कितने सारे फैसिलिटीज है और कितने सारे ईगर टीचर्स है जो रिसर्च करना चाहते हैं. तो अगर आपको सिर्फ रिसर्च करना है, ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर बेटर इन एम्स, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो बेटर एम्स में मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एकदम ऑनेस्टली बोलूँ तो भले ही नाम में रिसर्च है लेकिन रिसर्च करना कोई नहीं चाहता, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर इन ए जीएमसी. तो यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं. आप अगर ईगर है तो आपके लिए फील्ड इज ओपन, देयर इज इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज. आपके पास रिसोर्सेस का कमी है ही नहीं. इन दिस आईपीजीएमआर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसर्च के फैसिलिटीज पड़े हुए हैं, यूज नहीं कर रहा है कोई, फील्ड पूरा खाली है. प्लीज रिसर्च करिए यहाँ पे, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं प्लीज. यहाँ पे एम्स में क्या है, हायरार्की है. कोई डीएम वाला पहले रिसर्च कर रहा है, फिर एमडी वाला रिसर्च कर रहा है, वो हमेशा वो लैब ऑक्यूपाइड है. ये वाला टॉपिक के ऊपर पहले से ही वो लोग रिसर्च कर रहे हैं. वो लोग की बोल रहे हैं कि तुम अभी क्यों रिसर्च कर रहे हो, डीएम में करोगे, एमडी में करोगे. तो ये वाला चीज एसएसकेएम में उतना नहीं है. एसएसकेएम में प्रॉपर आप कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट हो उसको आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है इन रिसर्च अप्रूवल से फिर कुछ भी हो. फॉर तो बेसिकली रिसर्च अपॉर्चुनिटी इज very good, very high infrastructure, good infrastructure compared to other GMCs. एम्स के बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ. एम्स दिल्ली से ऑफकोर्स कम है, क्योंकि एम्स दिल्ली में भी और ज़्यादा है. हमारे पास तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बहुत सारे और फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे. लेकिन बहुत सारे नए एम्स जैसे कैलनी से मैं आई एक्सपेक्ट कि मेरे को इतना ज़्यादा नहीं, मेरे को रिसर्च अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता. लेकिन देयर इज हाई मोर रिसर्च अपॉर्चुनिटी इन एसएसकेएम देन एम्स कैलनी एटलीस्ट. नेक्स्ट इज होम एनवायरनमेंट. होम एनवायरनमेंट में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो फ्रीडम है वो फ्रीडम मेरे को घर में रह के ही मिलता है, जो कि आई गेस हॉस्टलर होके मैं अपने मेरे ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं. मैं बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस से मैं अपने आप को मोल्ड करने लगता. तो मेरा अनुसार ये होम एनवायरनमेंट जो मेरे को अपना एक पर्सनल स्पेस देता है फॉर 3 to 4 आवर्स इन अ डे, जहाँ पे मैं रिसर्च कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ खुद से ऑफ कोर्स. ये सारे मेरे फैक्टर्स है, ठीक है. ये आपके लिए बहुत वेरिएबल हो सकता है, ठीक है. तो ये मेरे फैक्टर्स थे जो मेरे लिए पॉजिटिव फैक्टर्स थे. और क्या क्या नेगेटिव फैक्टर्स है. जीएमसी जैसे एसएसकेएम में बैच स्ट्रेंथ है 200, और दूसरे जीएमसीज में 250 भी है, लेकिन स्मॉल एम्स में 125 इज द बैच स्ट्रेंथ. कुछ नया एम्स में 50 है, लेकिन नया एम्स की बात नहीं कर रहा हूँ. 125 इज द बैच साइज. तो स्मॉलर बैच साइज में डेफिनेटली देयर इज अ बेटर पर्कुलेशन ऑफ नॉलेज, देयर इज अ बेटर प्रोफेसर आपको डायरेक्टली बात कर सकते हैं. इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जाके पढ़ाई करूंगा, लेकिन जाके कॉलेज में एट लास्ट पढ़ाई नहीं होता है. लेकिन अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, स्मॉलर बैच साइज इज बेटर, दैट आई कैन से. नेक्स्ट है बेटर कंपटीशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर. बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन देर इज बेटर कंपटीशन इन एम्स, ठीक है. कि लोग ज़्यादा compete करना चाहते हैं आपसे. आपके आगे जो स्टूडेंट्स है वो, आप अगर एम्स में, कोई सब एम्स में जनरली उसका कट ऑफ कितना जाता है जनरल का 4000, ठीक है. तो ऑल जनरल स्टूडेंट्स आर बिलो 4000, लेकिन ये शायद से ऑल जीएमसीज में नहीं है. तो उसकी वजह से जनरली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट है ये. हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है. लेकिन जनरली इफ देर इज बेटर लेस क्लोजिंग रैंक, देर इज बेटर कंपटीशन.
तो आपको अगर कंपटीशन चाहिए, आपको अगर एकेडमिकली एक स्ट्रॉन्ग रहना है, मतलब आपको बायोलॉजी में ही वही इंफॉर्मेशन रिटेंशन में ही ज़्यादा रहना है, तो देयर इज अ बेटर कंपटीशन इन एम्स, ठीक है। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स द हॉस्पिटल फैसिलिटीज, यानी कि बेड्स, नॉट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल बाकी जो आपका जो भी हॉस्टल फैसिलिटीज है। अगर आप हॉस्टलर है तो डेफिनेटली हॉस्टल फैसिलिटीज इज नो बेटर देन इन एम्स, और किसी भी मेडिकल कॉलेज से बेटर इज इन एम्स। अगर हॉस्टलर हो प्लीज जाइए एम्स में, वहाँ पे हॉस्टल लाइफ आपको बेस्ट होने वाला है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ बेड, रोड्स, जो भी वहाँ पे है, लोगों का कैसे आना जाना रहता है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, दैट्स बेटर इन एम्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, बेड्स, ऑल्दो सब अपने पीक पे काम, मतलब सब लोग कोशिश करते हैं बेस्ट करने के लिए, जितने भी उनके पास एलोकेटेड फंड्स है उसमें, तो लेकिन इट्स बेटर इन एम्स, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर, बेसिकली द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज प्रेस्टीज। इफ यू pass from an AIMS, there is a prestige along all with your MBBS tag. That's also a factor for many students. But अगर आप इसको एक मान के चले तो इट मे बी अ फैक्टर, ठीक है। मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ इन फेवर ऑफ एम्स। नेक्स्ट है हॉस्टल लाइफ। मैंने जो बोला हॉस्टल लाइफ आपको बहुत बहुत लोगों के लिए ये बोलना रहता है हॉस्टल लाइफ मिस मत करो, लेकिन मेरे अनुसार तो ऑफ कोर्स मेरे मेरे पर्सपेक्टिव्स अलग थे। मैंने अनुसार होम एनवायरनमेंट जो है वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें मेरा ऑप्टिमल स्टडी या फिर ऑप्टिमल जो भी रिसर्च मैं करना चाहता हूँ वो सब हो पाता है। तो इन द एंड मेरे लिए ये पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स थे, और ये ओवरवेलमिंग पॉइंट्स थे। ये वाले पॉइंट्स, रैगिंग मेरे लिए एकदम मैं टॉलरेट नहीं करता। मेरे को फ्रीडम चाहिए था, ग्रेटर एकेडमिक एक्सपोजर मेरे को लकीली मिल गया। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट ऑब्वियसली कर रहा था, मेरे को एकेडमिकली बहुत अच्छा एक्सपोजर चाहिए था। ये मैं रिसर्च करके आपको पता चला, रिसर्च अपॉर्चुनिटी इज बेटर ऑफ कोर्स, एंड देन होम एनवायरनमेंट। ये सारे मिला के मैंने इसको चूज किया है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने चूज किया इसलिए आप नहीं चूज करोगे, या फिर मैंने चूज लिया आप चूज नहीं करोगे। प्लीज डू योर ओन रिसर्च। आपके लिए मेरे पॉइंट्स नेगेटिव्स हो सकते हैं और ये वाले पॉइंट्स पॉजिटिव्स हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको अपना प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाना है, और आपको खुद अपने से सोचना है कि व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर एम एंड व्हाट इज द आउटकम यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कोर्स, ठीक है। वो सब एकदम कंपाइल करके आप जो डिसीजन लोगे दैट्स द बेस्ट डिसीजन, दैट्स द बेस्ट डिसीजन, दैट्स द मोस्ट प्रॉपर डिसीजन। और वही मैं सपोर्ट करता हूँ, सबको सपोर्ट करना चाहिए। यही है मेरे रीजंस व्हाई आई चूज GMC SSKM फॉर माय फर्दर स्टडीज। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। यही है मेरा वीडियो। चलिए बाय।